हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमान अकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका मैं जीके जीएस वाला पार्ट करवा रही हूँ। आपको पता होगा एसएससी जीडी में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन जीके और जीएस से रहते हैं, साथ में इसके करंट अफेयर्स भी रहती है। तो करंट अफेयर्स नहीं देखेंगे, जीके जीएस देखेंगे, स्टैटिक पार्ट जरूर देखेंगे इसका, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, देखो ये परीक्षा जो आयोजित की गई थी, ये की गई थी 16 जनवरी 2023 को और ये चौथी शिफ्ट है। ये मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, बाकी 2024 के मैंने टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं, साथ में स्टैटिक पोर्शन भी करवा दिया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप वो भी जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो थोड़े से बड़े हैं, 1 घंटे के, क्योंकि मैंने उसमें 2 वीडियो में ही मैंने कंप्लीट मतलब 10 शिफ्ट जो थी वो मैंने पूरी कवर करवा दी है। 1-1 घंटे की वीडियो 5-5 शिफ्ट मैंने उसमें कवर कराई है। ठीक है, अब आज का वीडियो देखते हैं किसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और साथ में ये देखेंगे रोज की तरह अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखना। देखते हैं इसका पहला प्रश्न कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत मतलब जो निम्न अधिनियम दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, इनके इसमें से किस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अंतर धर्म विवाह किस अधिनियम के थ्रू किए जा सकते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी उसका आंसर सही पता लग पाता है। ठीक है, सो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये उत्तराधिकार से संबंधित है। हिंदू विवाह एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम, देखो दत्तक जो होता है, जो पुत्र गोद लिया जाता है उसको बोला जाता है दत्तक। ठीक है, तो ये भी इसका नहीं होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। देखो इतना इजी सा क्वेश्चन था, अगर एलिमिनेशन मेथड से भी लगाओगे तो भी ये हो जाता। तो विशेष विवाह अधिनियम है, अगर इसका सन पूछा जाए ये कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1954। और इसके तहत क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई और जो पारसी और यहूदी होते हैं ये विवाह कर सकते हैं। और अंतर धर्म विवाह मतलब एक दूसरे धर्म में विवाह कर सकते हैं, ऐसा इस विशेष विवाह अधिनियम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेष विवाह अधिनियम। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू गई की गई थी। 1960 के दशक के अंत में शुरू की गई थी, मतलब भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, इसे कृषि क्रांति भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया, कृषि क्रांति किसे कहा जाता है, तो ये हरित क्रांति को ही कहा जाता है। 1960 के दशक के अंत में शुरू की जाती है, तो इसका टाइम है 1966 67 के आसपास। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में शुरू की गई थी, देखो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ये शुरू की गई थी। अब बात करें कि विश्व में हरित क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, मैक्सिको में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी, मैक्सिको में शुरू हुई थी। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, अब बात आती है कि भारत में कृषि जो हरित क्रांति है उसके जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। अब देखो मैं एक बात आपको बता दूं, आप कोई भी शिफ्ट देख लो उसमें हरित क्रांति से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। 5 ईयर प्लान्स जो रूस से लिए गए थे वहां से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। और डांस फॉर्म, जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया है, वहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, वहां से। और जो लोक नृत्य है ना, लोक नृत्य है किसी देश के किसी राज्य के भारत में, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आप जरूर कवर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो कवर कर रहे हैं तो मैंने हर जगह पर स्टैटिक पार्ट कवर कराया है। तो ये क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। पंजाब के साथ और क्या नाम बताया मैंने, हरियाणा बताया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे चालू हुई थी। और इसमें क्या किए गए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसको HY भी बोला जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर मतलब कि एग्रीकल्चर की गई थी, कृषि, जिससे क्या होता है खाद्यान्न अधिशेष होगा, है ना। और उससे क्या होगा, किसानों की और आर्थिक स्थिति सुधरेगी और खाद्यान्न आत्मनिर्भर भारत बनेगा। बहुत सारे पॉइंट है, मैंने कुछ वीडियो में अलग अलग कवर कराए हैं, तो वो कवर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो लास्ट जो पिछले वीडियो कवर कराए हैं उनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पर देखते हैं, औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र, जो शहरी केंद्र हैं आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। औद्योगिक रूप से जो विकसित शहरी केंद्र होते हैं वो आमतौर पर किससे घिरे होते हैं, कृषि शहरी पृष्ठ प्रदेश से, कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से, या कोस्टल पृष्ठ प्रदेश से, या बंदरगाह पृष्ठ प्रदेश से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश। ठीक है, तो ये किससे घिरे होते हैं, क्या कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि वो कौन से गरीब होते हैं जो कभी गरीब कभी मतलब कि निर्धनता रेखा को पार कर जाते हैं, गरीबी रेखा को पार कर जाते हैं, मतलब गरीबों में काउंट नहीं किए जाते हैं, और कभी कभी वो गरीबों के श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो होते हैं लगभग छोटे किसान जो होते हैं। छोटे कृषक जो होते हैं उनका अगर अच्छा उत्पादन हो गया तो वो गरीबी श्रेणी को पार कर जाते हैं। और जैसे मौसमी
मौसमी जो श्रमिक होते हैं, जैसे ही उनका सीज़न होता है, उनको काम मिल जाता है, जैसे ही उनका सीज़न डाउन होता है, उनका काम छूट जाता है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे जो बेरोज़गार होते हैं, इनको बोला जाता है चक्रीय निर्धन, ठीक है? इनको बोला बेरोज़गार नहीं, सॉरी, इनको निर्धन बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं? गति चक्रीय निर्धन, ठीक है? जिनको रोज़गार कभी मिलता है, ये मौसमी श्रमिक है, तो ये गरीबी रेखा के अंदर बाहर होते रहेंगे, और छोटे किसान उत्पादन पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन, ठीक है, कोई मंत्री है उसका रैंक और उसके विभाग का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो स्पीकर स्पीकर के द्वारा तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री को नॉमिनेट करते हैं, और राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। पहले राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सिफारिश करते हैं, उनको राज्यपाल मंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन जो मंत्रियों के बीच में रैंक और विभागों का आवंटन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है? मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह है जिसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। बौना ग्रह है, की पहचान करें। तो देखो भारत अभी कितने, अभी 2006 तक ये जो संघ है, क्या बोलते हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है। 2006 में यहाँ पे एक समिट होती है, ये प्राग में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? पहले 9 ग्रह माने जाते थे 2006 तक, ठीक है। और ये ड्वार्फ प्लैनेट जो होता है जिसको बोलते हैं प्लूटो, इसको प्लूटो को क्या किया जाता है? ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है, ठीक है। इससे कई ग्रह की श्रेणी की जो कैटेगरी होती है उसके द्वारा इसको ये फिट नहीं बैठता है, तो इसको हटा देते हैं। तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। तो अब कितने? 8 ग्रह हैं। बुध, मंगल और नेपच्यून, ये सभी तो क्या है? प्लैनेट है। और लेकिन ये प्लूटो जो है ये अब किसके? वामन ग्रह यानी कि डॉप प्लैनेट। डॉप मीन्स होता है बौना, बौने वामन ग्रह के रूप में, मतलब बौने प्लैनेट के रूप में काउंट किया जाता है। दिस इज प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेदों में सूचीबद्ध किया गया है। तो देखो मैंने मूल कर्तव्य के बारे में कई बार प्रश्न कराया है। तो जो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मूल कर्तव्य जो हैं ये दिए कहाँ पे दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 4 का में, ठीक है। और अगर ये बात करें कि मूल कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे, तो मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अब जब मूल संविधान में नहीं थे तो सिंपल सी बात है, ये संवैधानिक संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, उनके द्वारा जोड़े गए होंगे। तो टोटल इनकी संख्या कितनी है? 11 है। और 51 ए में, मतलब भाग 4 का के 51 का में है। आर्टिकल 51 का संबंधित है, भाग 4 ये यहाँ लिखते हैं। भाग भाग 4 का संबंधित है। अगर अनुच्छेद की बात इसमें की जाए, आर्टिकल की बात की जाए, तो 51 का या फिर ए लिखा आ सकता है, ठीक है। ये यहाँ भी लिखा आ सकता है। अब इसमें 51 है, 51 है, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये जोड़े किसके द्वारा गए थे? मैंने कई बार बताया था, प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो 10 एक बार जोड़े जाते हैं, 1 एक बार जोड़ा जाता है। तो 10 किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? 42वां संविधान संशोधन होता है 1976, इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। और एक जिसको 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। ये जोड़ा जाता है 2002 में। संविधान संशोधन कौन सा होता है? 86वां। इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। टोटल संख्या कितनी है? 11, ठीक है। सभी प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2020 में ग्रीस में पैरा ओलंपिक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जापान के द्वारा। पर अभी 2024 में ग्रीस में ओलंपिक गेम हुए थे। वैसे तो मैं करंट के क्वेश्चन नहीं कवर करा रही। 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच में आयोजित किए जाते हैं। और ये कहाँ थे? ये पेरिस में हुए थे, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, आप वहां पे डिटेल इसकी कवर कीजिएगा। तो इसका आंसर अगर आता अब आएगा तो क्या करोगे आप? पेरिस। और अगर पेरिस नहीं आएगा तो फ्रांस आ सकता है, क्योंकि फ्रांस की कैपिटल है क्या? पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। LBW, इसको क्या बोलते हैं? लेग बिफोर विकेट, है ना। शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, ये क्रिकेट से है, तो इसको ज्यादा नहीं डिटेल करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, जहाँ जरूरत होगी वहीं डिटेल देखेंगे। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या किस रूप में जाना जाता है? चेक जो लिखता है, देखो उसी उसी का अकाउंट होता है, ठीक है। वही मेन ओनर होता है, क्योंकि वो पैसा को पे करता है। और जो जिसको दिया जाता है, जो लेता है, वो होता है अदाता। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आहर्ता। भुगतानकर्ता या फिर आहर्ता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आहर्ता। तो ये होता है आहर्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहर्ता, ठीक है। यही सिग्नेचर करता है, यही भुगतान करता है, यही मेन ऑनर होता है। ये चेक लिखता है और उस पे साइन करता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, शेर खान जिसको क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम क्या था? शेर खान में चौसा में हुमायूं को हराया था, शेर खान, ठीक है। शेर खान इसकी उपाधि थी। और ये कौन था? ये सूरी वंश का संस्थापक था, एक सूरी वंश का संस्थापक था। सूरी वंश का ये क्या संस्थापक था? और इसने क्या किया था? इसका शेर शाह सूरी पूरा नाम था, शेर शाह सूरी, ठीक है। और ये शेर खान की भी उपाधि इसने ली थी। कब ली थी इसने? जब 26 जून
1939 को कौन-सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध में इसने क्या किया था? हुमायूँ को पराजित किया था। हुमायूँ को पराजित किया था और उसके बाद में इसने शेर खां की उपाधि ली थी। तो इसका पूरा नाम, वैसे तो इसका नाम था फरीद खान, ठीक है? और ये उपाधि क्या लेता है? फरीद अल दीन शेर खां। फरीद अल दीन, इसके आगे जुड़ता है अल दीन शेर खां, ठीक है? तो इसने यहीं पर ये शेर खां की उपाधि ली थी, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस युद्ध में? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला, उज्जैन। देखो तक्षशिला और उज्जैन, ये क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2। ना तक्षशिला इनकी राजधानी थी अशोक की, ना उज्जैन की राजधानी, उज्जैन थी इनकी राजधानी, ठीक है? अशोक के जो शिला पाटलिपुत्र में इनका थोड़ा बहुत काम हुआ करता था। अब अगर बात करें कि इनकी जो 4 प्रांतीय राजधानी, देखो प्रांतीय राजधानी की बात की गई है, 4 प्रांतीय राजधानी थी। मैं मैप से समझा देती हूँ आप लोगों को। देखो, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और इनकी 4 राजधानियाँ थी। जो पूर्व में इनकी राजधानी हुआ करती थी, इसको ये थी उज्जैन। इसके बाद में जो इनकी पश्चिम में हुआ करती थी, सॉरी, पूर्व में इनकी तोसली थी। पूर्व में इनकी राजधानी कौन-सी थी? तोसली थी, तोसली। पश्चिम में इनकी कौन थी? पश्चिम में थी इनकी उज्जैन। उत्तर की बात करें तो उत्तर में इनकी थी तक्षशिला। उत्तर में तो तक्षशिला हो गई, ठीक है? और दक्षिण में इनकी हुआ करती थी कौन-सी? सुवर्णगिरी। तो इसमें पूछा गया है कौन-सी प्रांतीय राजधानी थी? तो हाँ, तक्षशिला दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, केवल डी, ठीक है? तो 4 का हो जाएगा डी, उज्जैन। दोनों आंसर हो जाएंगे ना इसके। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वो ये उज्जैन हो गया, प्रांतीय राजधानी पूछा गया, ये उज्जैन हो गया और ये तक्षशिला हो गई, दोनों हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों। कौन सी थी राजधानी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी भी हैं आर वेंकट रमन, और ये 16वें हैं, 16वें लिखा हुआ है। तो ये आर वेंकट रमणी अभी भी हैं ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? तो ये कौन थे? ये थे यशवंत सिन्हा, ठीक है? विपक्ष के तौर पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? तो देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ की अगर स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1995 में। और विश्व व्यापार संगठन ये काम क्या करता है? इसका राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को लागू करने वाला एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा में। हेडक्वार्टर याद रखना, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका काम क्या है? जो सभी राष्ट्र होते हैं उनके बीच जो ट्रेड होता है उनके नियमों को लागू करना और शांति स्थापित किए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो देखो, खाद्य श्रृंखला जो बनती है ना नीचे से इस तरीके से, इसमें खाद्य श्रृंखला में जो होते हैं इनको बोलते हैं पोषी स्तर। क्या बोलते हैं? पोषी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथोनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एथोनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है CH3CH3COOH। ये होता है एथोनिक एसिड। तो इसमें CH3COOH इसमें दिया नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा CH3COOH। ये मिसप्रिंट है, CH3COOH इसको कहते हैं एथोनोइक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है और यह कब मनाया जाता है? यानी किसकी ये मनाया जाता है? 14 जनवरी को मकर संक्रांति के रूप में। और 14 जनवरी के बाद सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होने लगता है। तो आपने पता होगा ना, जैसे ये है इक्वेटर, है ना? और ये ऊपर है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना? और सन क्या होता है? यहाँ पे शिफ्ट होता रहता है इस तरीके से। जैसे सन यहाँ पर है मार्च में, तो एक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में ऊपर जाएगा। जून, अप्रैल, मई, जून, फिर क्या होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर फिर से इक्वेटर पर आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इधर आ जाएगा और फिर दिसंबर से फिर से इधर इधर शिफ्ट होने लगता है। तो 14 जनवरी से उत्तरायण की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, से 14 जनवरी हो जाएगा, ठीक है? ये होता है 21 जून। इस दिन क्या होता है? कर्क रेखा पर, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसका सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। और यहाँ होता है 22 दिसंबर, ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और ये होता है 21 मार्च और इधर होता है 23 सितंबर, ठीक है? और 21 मार्च और 23 सितंबर को इसको विषुव बोलते हैं। यहाँ इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होते हैं दोनों दिन। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है? तो आप देखो इसमें अग्नि, फगुआ, मर्दाना, झूमर, झूमर, फगुआ, अग्नि, ये सभी आपके झारखंड के हैं। अब बात आती है लावनी की, तो लावनी मैंने पीछे वीडियो में कराई भी है। लावनी कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है?
तो पता भी होना चाहिए कौन-सा नहीं है तो क्यों नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन है? ये हैं सोनल मानसिंह, ठीक है? सोनल मानसिंह के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ कराया है। तो ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है और इनका नृत्य पूछा गया है, प्लस ये ओडिसी, ठीक है? ओडिसी या ओडिसी जो भी बोलो आप, ओडिसी, ये 2 नृत्य से संबंधित हैं। इनको 1992 में पद्म भूषण सम्मान दिया जाता है और प्लस इनको 2003 में, ठीक है? 2003 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। ये भी प्रश्न इनसे पूछे गए हैं और ये राज्यसभा में नामित होने वाली इनको नामित भी किया गया था राष्ट्रपति की तरफ से, तो ये भी प्रश्न इनको पूछा जाता है, ठीक है? 2018 में भी इनको दिया गया था, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।